हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे साल 2023 के फर्स्ट वीक की यानी कि 1 से लेकर के 7 जनवरी के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं वो हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको जनवरी के फर्स्ट वीक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो बस आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 1 जनवरी 2023 से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति है, आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी से पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे विनय कुमार त्रिपाठी, लेकिन अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो 1 जनवरी 2023 से भारत के रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। फिर इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया जो एयरलाइंस है इसके लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस में 2 एयरलाइन शामिल हैं। एक तो एयर एशिया इंडिया और दूसरा एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो इन दोनों के सीईओ के रूप में आलोक सिंह को नियुक्त किया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इन दोनों में से कोई भी पूछा जाए, एयर एशिया इंडिया या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन दोनों के सीईओ होंगे आलोक सिंह। वहीं जो इसकी मेन कंपनी है एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो उनका नाम है कैंपबेल विल्सन। फिर अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। आपको बताना है कि विश्व ब्लेड्स शतरंज चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक इस टूर्नामेंट के अंदर किसी भी भारतीय ने सिल्वर मेडल नहीं जीता था। यहाँ तक कि भारत के जो मशहूर शतरंज खिलाड़ी रहे हैं विश्वनाथन आनंद, उन्होंने भी साल 2017 के अंदर इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो सिल्वर मेडल भारत को इस टूर्नामेंट में पहली बार दिलाया है कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी जो है ये भारत की मशहूर महिला शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार के वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। अब ये जो टूर्नामेंट हाल ही में हुआ है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। जैसा कि इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान के अल्माटी में, और इस टूर्नामेंट के अंदर महिला वर्ग में चैंपियन बनी है बिबिसारा असाबायेव। बिबिसारा असाबायेव जो है ये कजाकिस्तान की ही है। और पुरुष वर्ग में जो टूर्नामेंट हुआ था उसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से पुरुष और महिला वर्ग में जो चैंपियन हैं उनके नाम भी याद रखने हैं। जबकि ये जो महिला वर्ग में टूर्नामेंट हुआ था, महिला वर्ग में भारत की कोनेरू हम्पी ने इसी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। किस राज्य पुलिस के निजात अभियान को अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो निजात अभियान जो है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला है राजनांदगांव जिला, और यहीं पर ये निजात अभियान को चलाया गया था जो कि एक नशा विरोधी अभियान है। तो इसी के चलते IACP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस को। यहाँ पर IACP उस संस्था का नाम है जो कि ये पुरस्कार देती है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। ये अमेरिका के अंदर बेस्ड है जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को ये सम्मान दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बन गए हैं? तो लूला डी सिल्वा जो हैं ये 39वें राष्ट्रपति बन गए हैं ब्राज़ील के, क्योंकि 2022 के अंदर ब्राज़ील में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी। इनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी, और इन्होंने 2022 के अंदर जो राष्ट्रपति थे जेयर बोल्सोनारो उनको हरा करके ये चुनाव जीता था और अब बन गए हैं राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। 1 जनवरी 2023 को भारत और किस देश ने अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि हर साल ये होता है। हर साल की पहली तारीख को भारत और पाकिस्तान अपने अपने देश में जो न्यूक्लियर बेसेस हैं उनकी लिस्ट एक दूसरे को देते हैं ताकि दोनों देश एक दूसरे पर हमला ना करें। आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में वो 1988 के अंदर हुआ था। तब से भारत और पाकिस्तान हर साल
ये परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। इस बार 32वीं बार दोनों कंट्रीज ने अपनी सूची का आदान प्रदान किया है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शाहबाज शरीफ। झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट के निर्माणाधीन बिजली संयंत्र से किस देश को बिजली आपूर्ति की जाएगी? तो झारखंड के अंदर एक जगह है गोड्डा और यहाँ पर अडानी पावर लिमिटेड जो है उसके द्वारा 1600 मेगावाट का एक पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है और इस पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी उसको बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। और इसके लिए साल 2017 में बांग्लादेश की सरकार और अडानी पावर लिमिटेड के बीच में समझौता किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अडानी पावर लिमिटेड है उसने इस पावर प्लांट को स्थापित किया है झारखंड के गोड्डा में। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस राज्य के अंदर 90% से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है? मिशन 929 का मतलब ये है कि यहाँ पर इस राज्य के अंदर 929 मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि जो वोट है वो अधिक से अधिक कर सके लोग। तो 90% से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए मिशन 929 जो है ये त्रिपुरा राज्य के अंदर शुरू किया गया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको बता दूं कि फरवरी महीने में 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तीनों ही भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। इनमें से एक तो त्रिपुरा है, दूसरा है नागालैंड और तीसरा है मेघालय। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों ही राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या है 60। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना भी आसान होगा। 1 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की शुरुआत हो चुकी है। इसको मनाने का प्रस्ताव किस देश का था? तो साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसको मनाने का प्रस्ताव जो है वो भारत ने ही दिया था, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपनाया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। मिलेट्स के अंदर कौन कौन से अनाज आते हैं? जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, इस तरह के जो अनाज हैं उनको मोटा अनाज कहा जाता है। मोटा अनाज के उत्पादन में दुनिया में जो सबसे आगे है वो देश अपना भारत ही है। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है तो वो राज्य है राजस्थान। पूरी दुनिया में मिलेट्स का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है और भारत में सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन की स्थापना की गई है और इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आपको बता दूं जो कोलकाता पोर्ट है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कोलकाता बंदरगाह है उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही रखा गया है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस शहर में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया जाएगा कर्नाटक के देवनहल्ली में। कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जिसकी आधारशिला भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। 1 जनवरी 2023 से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है? इस देश की अभी तक मुद्रा थी कूना, लेकिन अब इस कंट्री ने कूना को अपनी मुद्रा के रूप में यूरो से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि अब इस देश की नेशनल करेंसी हो चुकी है यूरो। तो ये देश है क्रोएशिया, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो क्रोएशिया है ये यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। यूरो जोन उन कंट्रीज का ग्रुप है जहां पर यूरो करेंसी जो है वो प्राथमिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। वहीं क्रोएशिया जो है ये इसी के साथ शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाला 27वां देश बन गया है। यूरोप का जो शेंजेन क्षेत्र है ये दुनिया का सबसे बड़ा
वीजा फ्री रीजन है, यानी कि इस रीजन में जो 27 देश हैं वहाँ पर एक दूसरे देश में जब लोग जाते हैं तो उनको ना तो किसी वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी पासपोर्ट की। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहाँ की अभी तक करेंसी थी कूना, लेकिन 1 जनवरी 2023 से इस देश ने अपनी मुद्रा को यूरो को अपना लिया है। और इसी के साथ दो चीज़ें हुई हैं। एक तो क्रोएशिया जो है ये यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है जिनकी प्राइमरी करेंसी है यूरो, और शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाला क्रोएशिया जो है ये 27वां देश बन गया है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के बारे में ये सारी बातें याद रखनी है। हाल ही में भारत के 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है ये शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाता है। आज तक भारत के अंदर 78 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। तो 78वें खिलाड़ी जो बने जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है ये हैं कौस्तव चटर्जी। और कौस्तव चटर्जी आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और याद रखिएगा इसी तरीके से जो सबसे पहले भारत के खिलाड़ी थे जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था वो थे विश्वनाथन आनंद। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन से शहर के अंदर बनाई जा रही है? अंडर वाटर मेट्रो का मतलब है पानी के अंदर ये मेट्रो ट्रेन चलेगी। तो ये कौन से शहर में बनाई जा रही है? ये कोलकाता के अंदर बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो हुगली नदी है, तो हुगली नदी के नीचे ही ये अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है जो कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी। और आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 तक, यानी कि इस साल के एंड तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ये भारत की एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। भारत में कुल मिलाकर के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और उन्हीं में से एक है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसके जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की है? प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की है भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो प्रज्वला चैलेंज है इसके तहत आइडियाज को आमंत्रित किया गया है, ऐसे विचारों को आमंत्रित किया गया है जो कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इस प्रज्वला चैलेंज के अंदर जो सबसे बेस्ट 5 आइडियाज होंगे, टॉप 5 आइडियाज जो इसके तहत आएंगे उनको प्रत्येक कोण में से 2 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन आइडियाज को मंत्रालय के द्वारा इस चैलेंज के तहत एक्सेप्ट किया जाएगा उन आइडियाज को सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको हकीकत में बदला जा सके। तो प्रज्वला चैलेंज जो है इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। जनरली एग्जाम में मंत्रालय का नाम ही पूछते हैं तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नदी के ऊपर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज जो है ये बनाया गया है चिनाब नदी के ऊपर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के अंदर चिनाब नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है और इसकी ऊंचाई है 240 फीट। तो अभी इसका उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च महीने के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर क्या रखी गई है? आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो लघु बचत योजनाएं हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, उनको भारत सरकार के द्वारा 3 महीनों के लिए अधिसूचित किया जाता है। तो अभी सरकार ने कुछ लघु बचत योजनाओं के अंदर जो ब्याज दर है उसको बढ़ा दिया है। जैसे कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें अभी तक जो इंटरेस्ट रेट मिलता था वो था 7.6%, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 8%। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में सरकार ने लघु बचत योजनाओं में कुछ योजनाओं के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया है। जैसे कि किसान विकास पत्र जो होता है इस पर इन्वेस्ट करने पर 7% अभी तक ब्याज मिलता था, अब इस पर 7.2% का ब्याज मिलेगा और इसमें मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो भी अब 3 महीने कम करके 120 महीने कर दिया गया है। इसी तरीके से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8% का ब्याज पहले मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 7% कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसके बारे में क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो इसमें 7.6% से बढ़ाकर इसको 8% कर दिया गया है और ये
सभी सेविंग स्कीम्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप बाकी को देख सकते हैं। इसमें याद रखिएगा, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पहले था वही इंटरेस्ट रेट अभी भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति गठित की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशेष संस्कृति और वहाँ की भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक 17 सदस्यीय समिति बनाई है। यानी कि इस कमेटी में टोटल 17 मेंबर हैं और इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे नित्यानंद राय। नित्यानंद राय भारत के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी। जनवरी 2023 में किस देश ने एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाल लिया है? एशिया प्रशांत डाक संघ जो है, ये नाम से आप समझ सकते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनका एक डाक संघ है और इसमें कुल मिलाकर के 32 देश इसके सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अगर आपसे पूछते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जनवरी 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाल ली है, यानी कि अब इसकी लीडरशिप करेगा अपना भारत। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी 2023 से एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की लीडरशिप भारत ने संभाल ली है। तो इस तरीके से भारत के एक व्यक्ति हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, इनको 4 सालों के लिए इसका महासचिव बना दिया गया है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं भारत के डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ब्रेल जो होती है ये दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए लिपि होती है और इसको बनाया था फ्रांस के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है लुइस ब्रेल। और उसी लिए इनके सम्मान में इनकी जो जयंती होती है 4 जनवरी, उसको वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को होता है। केंद्रीय कैबिनेट ने कितनी धनराशि के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है, इसको हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस पर 19,744 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। आपको बता दूं कि इस मिशन के तहत लक्ष्य रखा गया है कि हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है उसके उत्पादन में किसी भी तरीके से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है और इस तरीके से भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी हेल्प मिलेगी। आपको बता दूं कि भारत का जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य है वो है 2070 तक के लिए। 3 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो सियोम पुल जो है ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियोम नाम से एक नदी बहती है और इसी नदी के ऊपर यह सियोम ब्रिज बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस वीडियो में मैंने आपको एक और पुल के बारे में बताया था जिसका नाम है बेली ब्रिज, और वो कहाँ पर बनाया गया है? वो बनाया गया है चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में। तो ये दोनों पुल के बारे में आपको ध्यान रखना है। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के अंदर संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? संविधान पार्क जो है इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो आम लोग हैं उनको संविधान के प्रति जागरूक किया जा सके। तो ये बनाया गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये आपको याद रखना है। हाल ही में साड़ियों का उत्सव आयोजित किया गया था जिसका नाम था विरासत, और इस उत्सव के अंदर देश के अंदर हाथों से बुनी हुई 75 किस्मों की जो साड़ियां हैं उनको यहाँ पर रखा गया था। तो विरासत नाम के इस साड़ियों के उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। तो विरासत नाम का साड़ियों का जो उत्सव है ये आयोजित किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर, और इसमें देश के अंदर ही हाथों से बनाई गई 75 किस्मों की जो साड़ियां हैं वो यहाँ पर रखी गई थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है? 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि इसके लिए वो महाराष्ट्र नहीं गए थे, उन्होंने वर्चुअली ही इसका उद्घाटन किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी थीम भी रखी गई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कौन से स्थान पर किया है? यहाँ पर जम्बूरी का मतलब होता है उत्सव। तो भारत के अंदर स्काउट्स और गाइड्स का राष्ट्रीय जम्बूरी का जो आयोजन हाल ही में हुआ है, ये आयोजित हुआ राजस्थान के पाली में। आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य ने 66 सालों के बाद राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया है, क्योंकि आखिरी बार जो हुआ था वो सन 1956 के अंदर राजस्थान में हुआ था और एक बार फिर से अभी राजस्थान के पाली में आयोजन किया गया है। राजस्थान के पाली में जिस जगह पर हुआ है उस जगह का नाम है रोहट, और इस उत्सव के अंदर 35,000 से भी ज़्यादा स्काउट्स और गाइड्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1 से लेकर के 3 जनवरी 2023 तक भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस जो है, इसका आयोजन हाल ही में किया गया था केरल के कन्नूर में। केरल के अंदर जो कन्नूर विश्वविद्यालय है उसने इसकी मेज़बानी की थी। इसका उद्घाटन किसने किया है? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस जो हाल ही में हुई है, इसका उद्घाटन किया था केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। आपको बता दूं कि पिनराई विजयन का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम है धर्मदम, और ये हाल ही में इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र है ये देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, क्योंकि धर्मदम जो निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ के हर एक वार्ड में पुस्तकालय मौजूद है। 1 जनवरी 2023 को किस देश ने वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की है? वासेनार व्यवस्था यानी कि जो वासेनार अरेंजमेंट है, ये एक मल्टीनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। आपको बता दूं कि दुनिया में हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए टोटल 4 मल्टीनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम हैं, और उन्हीं में से एक है वासेनार व्यवस्था। जो चारों के चारों हैं उनमें से एक है NSG, दूसरा है MTCR, तीसरा है वासेनार अरेंजमेंट और चौथा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो इनमें से जो वासेनार अरेंजमेंट है उसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण कर ली है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि भारत साल 2017 के अंदर वासेनार अरेंजमेंट का 42वां सदस्य देश बना था, और अभी 2023 के अंदर भारत को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता मिल गई है, जो कि 1 साल के लिए होगी। वासेनार अरेंजमेंट के अलावा 2023 में भारत SCO की अध्यक्षता भी कर रहा है, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जो G20 ग्रुप है उसकी अध्यक्षता भी भारत के पास है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो भारत के संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर ये बुक लिखी गई है, अंबेडकर ए लाइफ, और इस बुक को लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के अंदर जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, और वहां पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान ये किस राज्य से हैं? ये राजस्थान से हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में पहली बार राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, और इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी थीम रखी गई है वाटर विजन @2047, यानी कि 2047 के अंदर जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल कंप्लीट करेगा, तो उस वक्त के लिए भारत का वाटर विजन कैसा होना चाहिए, उसी पर विचार आमंत्रित करने के लिए ये राज्यों के मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस योजना को शुरू किया है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का मेन मकसद ये है कि राज्य के अंदर जो भी ऐसे नागरिक हैं जिनके पास अपना घर नहीं है तो उनको आवासीय प्लॉट प्रदान किया जाएगा इस योजना के जरिए। हाल ही में नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो नासा का जो अपोलो प्रोग्राम था इसके तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। कुल मिलाकर के 24 अंतरिक्ष यात्री जो हैं उनको नासा के अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत भेजा गया था। हालांकि उनमें से 12 लोग ही ऐसे थे जिनको चंद्रमा पर लैंड करवाया गया था, यानी कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है? टोटल 12। तो 24 अंतरिक्ष यात्री जो कि अपोलो प्रोग्राम से जुड़े थे, इनमें से आखिरी जो जीवित अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था वाल्टर कनिंघम, लेकिन हाल ही में इनकी भी डेथ हो गई है। वाल्टर कनिंघम को अपोलो 7 मिशन के अंतर्गत भेजा गया था। अपोलो 7 में टोटल 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे जिसमें वाल्टर कनिंघम भी शामिल थे। हाल ही में असम सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित करने का निर्णय लिया है? असम वैभव जो पुरस्कार है ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये 2023 में दिया जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया जो हैं इनको असम राज्य के अंदर कैंसर देखभाल क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया था। 2022 में असम वैभव जो पुरस्कार है वो भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया था और 2023 में अब ये पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को। चीन का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जिस तरीके से भारत में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उसी तरीके से चीन में वहाँ के नए विदेश मंत्री बन गए हैं किन गांग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि ये इससे पहले अमेरिका में चीन की तरफ से राजदूत थे। अमेरिका में चीन के राजदूत थे ये, अब इनको चीन का ही नया विदेश मंत्री बना दिया गया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अमेरिका में भारत के कौन राजदूत हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत का नाम आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नीलगिरी तार के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तार शुरू किया है? नीलगिरी तार जो जानवर होता है ये एक जंगली बकरी है जो कि नीलगिरी पर्वत और भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तमिलनाडु और केरल राज्यों के अंदर ये निवास करती है और इनफैक्ट तमिलनाडु जो राज्य है उसका ये स्टेट एनिमल भी है और इसी के चलते तमिलनाडु की सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट नीलगिरी तार शुरू किया जाएगा जिसके तहत इसका संरक्षण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। राज्यों के मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो राज्यों के मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो शामिल हुए थे। इसी तरीके से इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, यानी कि भारत के मुख्य सचिवों का जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो पिछले साल हुआ था हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2022 के जून महीने में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था राज्यों के मुख्य सचिवों का और अभी दूसरा सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। दोनों का ही उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर जो हैं ये बिहार राज्य की एक लोक गायिका हैं और इनको हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य का स्टेट आइकन घोषित किया है। तो ये बिहार राज्य के अंदर वहाँ के जो मतदाता हैं उनको जागरूक करेंगी। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय चुनाव आयोग ने भारत का नेशनल आइकन किसे डिक्लेयर किया है, यानी कि पूरे देश के स्तर पर नेशनल आइकन किसको डिक्लेयर किया है भारतीय चुनाव आयोग ने, तो वो है भारत के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी। जबकि बिहार के अंदर स्टेट आइकन के रूप में डिक्लेयर किया गया है मैथिली ठाकुर को। 10 से लेकर के 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अगले महीने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है और इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
और ये कहाँ पर होगा? इसका आयोजन यूपी की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। वैसे लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होगा फरवरी महीने में, और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य में 382 मेगावाट क्षमता वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी के ऊपर ये डैम बनाया जा रहा है। और अगर आपसे पूछते हैं कि कौन इसको बना रहा है, तो सतलुज जल विद्युत निगम जो कंपनी है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, वो इसका निर्माण कर रहा है। हाल ही में खबरों में रहा समेत शिखर जी नाम का जैन तीर्थ स्थल कौन से शहर के अंदर स्थित है? समेत शिखर जी नाम का जो जैन तीर्थ स्थल है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी है और यहीं पर समेत शिखर जी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। हाल ही में ये खबरों में इसलिए रहा क्योंकि इसको लेकर के जैन कम्युनिटी के द्वारा न केवल झारखंड में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि झारखंड की सरकार ने समेत शिखर जी जो जैन तीर्थ स्थल है इसको एक पर्यटन स्थल डिक्लेयर कर दिया है, और इससे जैन कम्युनिटी को आपत्ति है कि जब यहाँ पर पर्यटक आएंगे तो ये जो जगह है ये पवित्र नहीं रह पाएगी, और इसी कारण से इसको पर्यटन स्थल नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो इसी कारण से हाल ही में न्यूज़ में रहा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने अब यहाँ पर किसी भी तरह की टूरिस्ट एक्टिविटी को बैन कर दिया है। 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक प्रसारक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम है बाइंड योजना, और इस बाइंड योजना का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो खास करके जो भारत के दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा ताकि वहाँ पर प्रसारण सुविधाओं को पहुँचाया जा सके। तो बाइंड योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 2539.61 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का नया विधानसभा अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था, और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, और इस तरीके से कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे। अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को भी चुन लिया गया है जिनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। हाल ही में किस राज्य ने अपने जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? जगह मिशन जो है ये ओडिशा राज्य का मिशन है, और इसके तहत राज्य के अंदर जो स्लम्स हैं यानी कि जो झुग्गियां हैं उनको अपग्रेड करके रहने योग्य घरों में तब्दील किया जा रहा है। तो जगह मिशन जो है ओडिशा राज्य का, इसको हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के जगह मिशन का मेन लक्ष्य ये है कि राज्य को पूरे देश का पहला स्लम फ्री स्टेट बनाना है। तो ओडिशा राज्य की सरकार ने स्लम फ्री स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है ओडिशा को जगह मिशन के अंतर्गत। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? ताड़ के पत्तों का संग्रहालय का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दस्तावेज रखे गए हैं उसमें ताड़ के पत्तों के ऊपर हाथों से जानकारी लिखी गई है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित दस्तावेज, यानी कि जिस दस्तावेज को हाथों के जरिए लिखा गया हो उसको पांडुलिपि कहा जाता है। तो यहाँ पर ताड़ के पत्तों के ऊपर हाथों से जानकारी लिखी गई है, और इस तरह का दुनिया का पहला जो म्यूजियम है वो स्थापित किया गया है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं 1.5 करोड़ ताड़ के पत्तों के ऊपर इस तरह से जानकारी लिखी गई है। हाल ही में 5 जनवरी 2023 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन से स्थान पर राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो इन्होंने हाल ही में
पंजाब के मोहाली में विजिट किया और यहाँ पर इन्होंने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो हमारा आंसर होगा मोहाली, पंजाब। भारत में होने वाला FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए किस फर्म को वैश्विक भागीदार के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए 2023 का जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप है वो भारत की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। भारत के ओडिशा राज्य के 2 शहरों में इसका आयोजन हो रहा है। एक तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला। इन्हीं दोनों शहरों में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो हाल ही में हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FIH, उसने घोषित किया है कि जो JSW ग्रुप है उसको हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल ग्लोबल पार्टनर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि JSW ग्रुप। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? यानी कि आपको बताना है हनी बीज के लिए पहले वैक्सीन को मंजूरी कौन से देश ने दी है? तो ये देश है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में ये जो वैक्सीन को मंजूरी दी है, इसके तहत अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन फुल ब्रूड डिसीज के चलते मधुमक्खियों की डेथ होती है, उससे मधुमक्खियों को बचाने में हेल्प मिलेगी। और इसी के लिए हाल ही में अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक बायोटेक कंपनी को इस वैक्सीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है, जिसका नाम है डालन एनिमल हेल्थ। तो डालन एनिमल हेल्थ नाम की जो कंपनी है वही यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण करेगी। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्टेव 2023 नाम से पूर्वोत्तर सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की है? ऑक्टेव 2023 नाम का जो पूर्वोत्तर सांस्कृतिक उत्सव हुआ है, ये भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की कला का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया है। तो ऑक्टेव 2023 कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में। आपको बता दूं कि तमिलनाडु के तंजावुर में एक फेमस टेम्पल भी है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जनवरी को कौन से स्थान पर 165 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मोइरंग। मोइरंग जो जगह है ये है मणिपुर राज्य के अंदर। तो मणिपुर राज्य के मोइरंग में यहाँ पर जो आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय है वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने 165 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग है। राजस्थान राज्य में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो राजस्थान के बीकानेर के अंदर एक सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा जिसकी क्षमता होगी 1000 मेगावाट, और इसकी आधारशिला हाल ही में रखी है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आपको बता दूं ये जो बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा इसका निर्माण किया जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर जो हॉकी स्टेडियम बनाया गया है ये है राउरकेला के अंदर। ओडिशा के राउरकेला में इसको स्थापित किया गया है और इस हॉकी स्टेडियम की क्षमता है 20,000 लोगों के बैठने की। यहाँ पर 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है और इस तरीके से ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। 2023 में जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है वो राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के अंदर भी आयोजित किया जा रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होने वाला है ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी दी गई है और इसी के चलते हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसके लिए शुभंकर यानी कि मैस्कट जारी किया है। इसका शुभंकर है आशा और मोगली। आशा जो है वो एक चीता है और मोगली जो है वो एक लड़का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आशा और मोगली जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2023 से अपनी मुद्रा को यूरो में बदल लिया है, यानी कि अब इस कंट्री की मुद्रा हो गई है यूरो। और दूसरा सवाल है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर के अंदर बनाई जा रही है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक से
करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।